नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो है पिछली क्लास में कर रहे थे DSSB का एक पेपर जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का पेपर हम सोल्व कर रहे थे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। इसका जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कल। जो है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। द एलसीएम ऑफ, तो ये आपको नंबर दे रखा है अलग अलग। देखिए, एक तो ये वाला है, एक ये है और एक ये है। तीन ये हमें नंबर्स दे रखे हैं। इनका हमें क्या बताना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम निकालने के लिए हमें देखिए ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम अगर ऑप्शन की हेल्प लें तो बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सभी में 2 की पावर, 3 की पावर, 7 की पावर और 19 की पावर, इस फॉर्म में हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 की पावर को चेक करो। तो 2 की पावर को अगर आप चेक करोगे तो चारों के चारों ऑप्शन में 2 की पावर 4 दे रखी है, मतलब उसको चेक करके हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट नहीं होगा। तो 2 की पावर को तो आप छोड़ दो, सभी में 2 की पावर 4 ही आएगी। अब 3 की पावर पर आते हैं। तो 3 की पावर में अगर मैं बात करूं, देखिए 3 ऑप्शन में 3 की पावर 7 है और एक ऑप्शन में 3 की पावर 6 है। मतलब अगर हम 3 की पावर चेक करेंगे तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 की पावर पर हम फोकस करते हैं। तो 3 की पावर मुझे कहाँ से मिलेगी, एक तो यहाँ से और कहाँ से मिलेगी भाई, एक यहाँ से। ठीक है, तो 3 की पावर देखनी है। तो यहाँ पर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 3 की पावर मिल जाएगी। यहाँ पर तो 3 की पावर है नहीं, और ऐसे ही आप यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर भी 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 की। तो यहाँ पर आ जाएगी 3 की पावर 4, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 6। ठीक है, तो जो मेरी 3 की पावर आएगी, एलसीएम जो आएगा वो 3 की पावर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 तो सभी में था। अब जो अगला मेरा 3 की पावर है, 3 की पावर आएगी 6। तो 3 की पावर 6 कहाँ पर है, 3 की पावर 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी में 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 7 तो कहीं से बनेगी नहीं, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। तो बाकी मुझे और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ से कि 3 की पावर 6 मेरा करेक्ट है, मेरे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो आपको भी एग्जाम में सेम अप्रोच रखनी है, आपको सारी चीज़ें चेक नहीं करनी होती है। अगर मेरा एक चीज़ चेक करने से काम बन जाए तो ठीक है, आगे बढ़ जाए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट्स 6.23% पर एनम इट वाज परचेज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है। तो जो आपकी आंसर की आई थी DSSB की तरफ से, उसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू दी होती तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते, लेकिन जब क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया था तो इसको हमें कैसे करना था। तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई मशीन की जो वैल्यू है 6.2/3% से पर एनम जो है डेप्रिसिएट होती है, मतलब घट जाती है हर साल 6.2/3% से। तो यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू दे रखी होती है, मान लीजिए एक्स, एक्स रुपए में खरीदी थी, तो अब कितनी हो गई वैल्यू ये हमें बताना होता। तो कैसे करते एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 36 18 तो 20, 20/3%। और इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलते तो गुणा कर देते 100 से, तो 20 पंजे 100, तो 1/15। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर 6.2/3% को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते तो वो कितनी आ जाती, 1/15। मतलब अगर मशीन की वैल्यू पहले एक्स थी और हर साल 6.2/3% की दर से वो घट रही है, तो अगले साल कितनी हो जाती, 15 से 1 कम, मतलब 15 से कितनी हो जाती, 14। और जितने भी साल की हमसे वैल्यू पूछते उसको हम कैलकुलेट कर सकते। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। आगे बढ़ जाएं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो भाई अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो 5 पंजे 25 प्लस
36 18 और बटे में कितना है 30, क्योंकि एलसीएम कितना है 30, तो 25 + 18 कितना हो जाएगा 8 5 13, 2 और 3 और 1 4, 43/30। और ये किसके अपॉन में है 1 के, डिवाइड 9/14। ठीक है, तो ये देखिए 43/30 है, जब ये पलटेगा तो ऊपर हो जाएगा 30/43। और इसके भी भाग किसको देनी है 9/14 को, तो 9/14 से अगर मुझे भाग देनी है तो ये पलट जाएगा और कितना हो जाएगा 14/9। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 3 से भैया 3 बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार, तो ऊपर कितना हो जाएगा 140 और नीचे कितना हो जाएगा 43 के 3 से गुणा करोगे 3 3 9 और 3 चौक 12, 129 हो जाएगा। तो 140/129 मेरा करेक्ट आंसर होगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 140/29 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए, आगे बढ़ जाए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर भी थोड़ा सा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर जो क्योंकि हमें समझ में आ रहा है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इफ 5 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर y इज इक्वल टू 45 की पावर z, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x y एंड z वेयर। तो इसको छोड़ दो, हमें बेसिकली ये दे रखा है रिलेशन, हमें x y और z की वैल्यू बतानी है, x y z का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है 5 की पावर x बराबर 9 की पावर y बराबर 45 की पावर z। तो इन सबको हम एक कांस्टेंट k के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, इन सबको हमने मान लिया कि ये किसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हैं और ये तीनों किसके बराबर है k के बराबर। k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन देखना हो कि 5 की पावर x बराबर k, इन दोनों का अगर मुझे रिलेशन देखना हो तो कैसे करेंगे। अगर मुझे यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 क्या हो जाएगा k की पावर 1/x। ठीक है, यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसा होता है, लेकिन आपको इतनी चीज़ों में नहीं जाना, आपको डायरेक्ट देखना है 5 की पावर x बराबर k है, तो अगर मुझे यहाँ से 5 की वैल्यू बतानी है तो ये कितना हो जाएगा k की पावर 1/x। इधर ये जो है अपॉन में चला जाएगा इसकी पावर जो है, तो k की पावर 1/x। तो ये तो आ गई 5 की वैल्यू। ऐसे ही अगर मुझे 9 की वैल्यू निकालनी है तो 9 की पावर बाई बराबर किसके हो जाएगा k के, और यहाँ से 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की पावर 1/बाई। सेम काम हम किसके साथ कर सकते हैं 45 के साथ, तो 45 की पावर z बराबर किसके के, अगर मुझे 45 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो कितनी हो जाएगी k की पावर 1/z। ठीक है, तो 5 9 45 इन सभी की हमने वैल्यू निकाल ली। अब वही यहाँ पर देखिए 5 9 45, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 45, और मैं किसके बराबर रख सकता हूँ 45 के। तो देखिए 5 गुणा 9, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके एक तरफ रखना है, 45 को एक तरफ रखना है। तो 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है k की पावर 1/x, मल्टीप्लाई किससे करनी है k की पावर 1/y से, और ये किसके बराबर है k की पावर 1/z के। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ये दोनों इसके बराबर है क्योंकि 5 नम 45 और ये किसके बराबर है 45 के। 5 की वैल्यू थी 1/x, सॉरी k की पावर 1/x, 9 की वैल्यू थी k की पावर 1/y और 45 की वैल्यू थी k की पावर 1/z, इसके बराबर रख दिया। तो यहाँ पर देखिए k की पावर कितनी हो जाएगी, गुणा में घाती क्या होती है जुड़ जाती हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/z, ये हो जाएगा। अब यहाँ से k की पावर, यहाँ से एक्स वाई में क्या ले सकता हूँ एलसीएम, तो इधर कितना हो जाएगा बाई प्लस एक्स बराबर k की पावर 1/z। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बाई अपॉन एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/z के। और अगर मुझे रिलेशन निकालना तो देखिए z की फॉर्म में दे रखा है 1/z की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा है ऑप्शन मेरा, जेड बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, कोई डाउट है तो आप नीचे बता सकते हैं मुझे। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टेबल बिलो शोज द वेटेज ऑफ द शिपिंग कॉस्ट फॉर 4 डिफरेंट पैकेजेस। तो यहाँ पर जो है शिपिंग कॉस्ट को जो है दर्शाया गया है इस टेबल में। यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग तरह के पैकेज हैं, ये इनका वेट दे रखा है किलोग्राम में, ये कॉस्ट दे रखी है इनकी डॉलर में। ठीक है, तो 5 किलोग्राम के लिए टोटल कॉस्ट लगती है $15, 10 किलोग्राम के लिए टोटल कॉस्ट लगती है $25, 7 किलोग्राम के लिए 20 और 11 के लिए 30। तो हमें क्या बताना है अभी, विच पैकेज ऑफर्स द बेस्ट वैल्यू फॉर शिपिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट पर किलोग्राम।
पर केजी हमें निकालना है कि कौन सी जो है हमें बेस्ट जो है वैल्यू देता है शिपिंग की। ठीक है, तो जो सबसे कम वैल्यू देता होगा वही हमारा बेस्ट हो जाएगा, जिसपे सबसे कम शिपिंग चार्ज लगते होंगे पर केजी में, वही हमारा सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के लिए $15 की जो है हमें कॉस्ट लगती है। तो अगर मैं ये 1 किलोग्राम का देखना हो तो 15/5, तो 1 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी, $3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 5 किलोग्राम के लिए $15 लगती थी, तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी आ जाएगी, 15/5 बराबर $3। ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर देखना हो तो 10 किलोग्राम के लिए $25 लगती है, तो 1 किलोग्राम के लिए तो 25/10 बराबर $2.5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, 7 किलोग्राम के लिए $20 लगती है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी होंगी, 20/7, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, और 7 अट्ठे 56, लगभग $2.8। ऐसे ही 11 किलोग्राम के लिए $30 लगती है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी लगेगी, 30/11 बराबर 11 दूनी 22, यहाँ पर हो गया कितना 8, और 11 सत्तर 77, लगभग $2.7। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि पर किलोग्राम के हिसाब से किस पैकेज की कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है, हमें बताना है बेस्ट, तो बेस्ट कौन सी होगी, जो सबसे कम लगती होगी, जिसकी कॉस्ट सबसे कम यहाँ पर किसकी है, $2.5, है ना। तो यहाँ पर बी पैकेज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, समझ पाए इस बात को, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है भाई, 100 सेब ₹1200 प्रति 100 में खरीदे गए और 1075 के लाभ पर बेच दिए गए, सेब का प्रति दर्जन बिक्री मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। देखिए 100 सेब ₹1200 प्रति 100, मतलब 100 सेबों के लिए टोटल खरीदने में कितने रुपए लगे हमें, ₹1200, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रति 100, पर 100। ठीक है, तो 100 सेब को खरीदने के लिए टोटल रुपए लगे हैं हमारे पास ₹1200, और जब हमने उनको बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, टोटल 100 सेब को अगर मैंने बेच दिया तो 1075 का मुझको लाभ हो गया। तो टोटल 100 सेब कितने रुपए में बिके, तो ₹1200, तो ये प्लस 1075 का ये लाभ हुआ, तो टोटल कितने में बेचे, 1200 प्लस 1075, तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 2, तो 2275 में टोटल मैंने 100 सेबों को बेच दिया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, तो 100 सेब का प्रति दर्जन बिक्री मूल्य, प्रति दर्जन आपको पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 सेबों का जो है मुझे बिक्री मूल्य बताना है। तो 100 सेबों का बिक्री मूल्य 2275 है, तो एक सेब का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, बटे 100, और अगर मुझे 12 सेब का निकालना है, क्योंकि 1 दर्जन में होते हैं 12, तो ये गुणा कर दूंगा मैं 12 से। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आप इसको कैसे कर सकते हो, हाँ, या तो 25 से देख लो, तो 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225, यहाँ पर बचेगा 2, 25 1, 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, 4 से 12 3 बार, तो 91 के 3 से गुणा करोगे तो 3 3 नम 27, ₹273 पर दर्जन, है ना। तो ₹273 एक दर्जन जो है सेब का बिक्री मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को, ₹1200 में 100 सेब खरीदे थे और 1075 का टोटल मुझे लाभ हुआ था इन सबको बेचने पर। तो इतना तो कॉस्ट प्राइस था, प्लस इतने रुपए मैंने लाभ कमाए, तो टोटल जो इसका बिक्री मूल्य था 100 सेब का 1200 प्लस 1075 कितना आ गया, 1275। तो 100 सेबों को मैंने 2275 में बेच दिया, तो एक सेब को कितने में बेचा होगा, 2275/100, और मुझे एक दर्जन का मूल्य निकालना था, एक दर्जन में होते हैं 12 सेब, तो गुणा 12 कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 117 एंड देयर एचसीएफ इज 13, ए पॉसिबल पेयर इज। हमें बताना है कि एक जो पॉसिबल पेयर है वो क्या हो सकता है। एचसीएफ आपको 13 दे रखा है, और दोनों नंबरों का जो योग है, सम है, वो कितना दे रखा है, 117 दे रखा है। तो देखिए इसको आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर एचसीएफ 13 है तो जो भी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, या फिर जो भी मेरा नंबर रहा होगा, उसमें 13 प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ 13 है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को चेक करोगे कि भाई जो नंबरों का आपको पेयर दे रखा है उसमें 13 नंबर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, 13 का जो मल्टीपल है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो देखिए 39 और 78 में 13 का फैक्टर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 13 3 39, 13 छंग 78। ठीक है, हो सकता है हमारा आंसर। सेकंड ऑप्शन पर आ जाओ,
13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 53 में 13 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 63 में भी 13 का मल्टीपल नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा काम हम क्या करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 117। दोनों नंबरों का जो सम है, योग है, वो 117 होना चाहिए। तो अब देखिए दोनों नंबर को आप जोड़ के देखिए, 39 + 78 117 हो सकता है, 26 + 91 117 हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई अगर मेरे पास एचसीएफ ये है और दो नंबरों का जो सम है वो 117 है, तो इसको बेसिक तरीके से हम कैसे कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास दो नंबर क्या हैं, एक तो 13x है और एक क्या है 13y। ठीक है, क्योंकि 13 तो होगा ही होगा, क्योंकि 13 क्या है एचसीएफ है। तो एक नंबर हमने मान लिया 13x है और एक नंबर क्या है 13y है, और दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना दे रखा है 117। तो देखिए 13x + 13y बराबर किसके 117 के। तो यहाँ से 13 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117। तो 13 से 117 को भाग करेंगे, 13 नंबर 117 है, तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, x + y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमें देखना है कि हमारा x और y के कौन कौन से हमारे जो है फैक्टर बन सकते हैं, कौन कौन से पेयर पॉसिबल है। तो x और y को मिला के हमें 9 बनाना है। तो कैसे बन सकता है, एक तो 1 + 8 कर दें तब भी 9 बन जाएगा, दूसरा 2 + 7 कर दें तब भी 9 बन जाएगा, 3 + 6 नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा, और हमें ऐसे संख्या ढूंढनी होती है जिसमें जो है मतलब कॉमन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 8 9 हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा, 3 + 6 9 हम कर नहीं सकते, 4 + 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 4 नहीं कर सकते क्योंकि 4 + 5 ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद 6 + 3 फिर से वही वाली कहानी रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे 3 पेयर तो हमारे पास है ना, 1 + 8 2 + 7 और 4 + 5, 3 पेयर हैं जो 9 बना देंगे। अब भाई अब हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो भाई यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 1 लूँ और y की वैल्यू क्या लूँ 8 लूँ, तो तब क्या हो जाएगा 13x। तो 13 की 1 से गुणा करोगे 13 और 13 की 8 से गुणा करोगे 104। तो संख्याएं क्या होनी चाहिए थी 13 और 104। क्या ऑप्शन में 13 और 104 है, नहीं है, नहीं होगा। और दूसरे वाले पेयर पर आ जाओ, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं और y की वैल्यू क्या रखूं 7, तो देखिए 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। क्या 26 और 91 मेरे ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो 26 और 91 मेरे ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसलिए यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ गए आप इसको कैसे करते हैं, बेसिक तरीका क्या है। देखिए दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए थे बिना किसी कैलकुलेशन के, कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा 13 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई एक ऑप्शन, जो दो ऑप्शन बचे थे, ऐसा होता कि दो नंबरों का सम 117 ना बन रहा होता, तब वो भी हम उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में हम फंस गए, तब हमें बेसिक तरीके से इसको सोल्व करना पड़ा। बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। कल के दिन को आपसे पूछ ले कि कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, तब भी हम बता सकते हैं कि 3 पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है, आगे बढ़ जाएं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास, एक डीलर ने 2000 की लागत मूल्य पर एक उत्पाद प्राप्त किया। उसने इसे अपनी लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंत में उसने इसे 30% की छूट पर बेच दिया, तो कितना लाभ या हानि हुई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डीलर की जो लागत मूल्य थी, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था 2000। ठीक है, उसने इसे अपनी लागत मूल्य से 20% पर अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया, मतलब जो मार्क प्राइस रखा, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस था, जो उसने मार्क प्राइस रखा वो इससे 20% अधिक रखा। तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं 2000 का 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो, 1 2 3, तो 2 दूनी 400 रुपये। ठीक है, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2000 था, तो उसने मार्क प्राइस जो रखा वो कितना रखा 20% अधिक, मतलब 2000 से 400 रुपये अधिक, तो इसने मार्क प्राइस रखा है 2400 रुपये। ठीक है, अब क्या होता है, अंत में उसने इसे 30% की छूट पर बेच दिया। अब जो ये मार्क प्राइस रखा है, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, इस पर उसने जो है 30% की छूट दे दी। तो 2400 रुपये की पर अगर वो 30% की छूट देगा, तो कितने में बेचेगा 70% में, 70/100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 7 चौक 28 और 7 2 14 और 2 16। तो 1680 रुपये में ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस।
1680 रुपये में उसने बेच दिया। कॉस्ट प्राइस था 2000 रुपये, अंकित मूल्य था 2400 रुपये, उस पर 30% की छूट दी, कितने में बेच दिया? 1680। हमें क्या बताना है, कितना लाभ या हानि हुई। तो 2000 की चीज को अगर आप 1680 रुपये में बेच रहे हो तो कितने की हानि पर बेच रहे हो? तो 320 की हानि पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लॉस ऑफ 320। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11? कितनी दो अंकीय संख्याएं 11 से विभाज्य है? तो दो अंकीय संख्याएं, सबसे छोटी दो संख्या क्या होगी? हमारे पास 10 हो जाएगी। और सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या होगी? हमारे पास 99 हो जाएगी। हमें बताना है कि कितनी दो अंकीय संख्याएं 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल कौन कौन सी होंगी भाई? 11 होगी, 22 होगी, 33 होगी, ऐसे ही 99 भी होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं मिलेंगी आपको। 11 से लेकर 99 तक ऐसी 9 संख्याएं मिलेंगी क्योंकि 11 से डिविजिबल है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। बड़ा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय 30% बढ़ जाए। तो सबसे पहले आप बेसिक से चीजें स्टार्ट करो। मासिक आय का जो वो बचाता है वो कितना? 25%। अब भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है वो कितनी होती है? 1/4। मतलब अगर उसकी जो इनकम है वो 4 है, उसमें से वो क्या करता है? 3 तो खर्च कर देता है और बचाता कितना है? सिर्फ 1। ठीक है, अगर उसकी इनकम 4 है तो उसमें से वो खर्च कितना कर देता है? 3, और बचाता कितना है? बचाता है सिर्फ 1। 25% का मतलब सिर्फ इतना है। ये जो लाइन है इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 4 अगर वो कमाता है, 3 खर्च कर देता है और 1 बचाता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 30% बढ़ जाए। अब भाई ये 4 3 1 का रेशियो आ गया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो अगर मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है तो इसको अगर मैं 40, इसको 30 और इसको 10 मान लूँ, तब भी इनके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों में एक एक जीरो लगाया है तो इनके रेशियो पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको मान लिया 40, इसको 30 और इसको 10। अब भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी मासिक आय 30% बढ़ जाती है। तो इनकम पहले 40 थी, अब 30% बढ़ गई। तो 40 का 30% कितना हो जाएगा? तो 40 का 30% हो जाएगा 40 गुणा 30/100, 12। तो 40 से 12 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? अब हो गई उसकी इनकम 52। ठीक है, तो पिछले बचत से 30% अधिक बचाता है। अब जो वो सेविंग करता है वो 30% अधिक करता है। पहले 10 थी तो 10 का 30% कितना हो गया? 10 का 30% कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। तो पहले 10 अगर वो सेविंग करता था तो अब कितनी करता है? 13 रुपए की सेविंग करता है। ठीक है, पहले से 30% अधिक, तो अब वो 13 की सेविंग करता है। तो हमें बताना है उसके व्यय में, उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 52 रुपये इनकम थी, 13 रुपये उसने बचा लिए, तो उसने बचाए, सॉरी, खर्च कितने करे होंगे? तो उसने खर्च करे होंगे 39। 39 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 52। तो 52 रुपये उसकी इनकम थी, 13 रुपये उसने बचा लिए, खर्च कितने करे? 39। तो पहले वो जो खर्च करता था 30 रुपये का, अब करता है 39 रुपये का खर्च। उसका खर्च में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 9 रुपये की। कितने पर? 30 रुपये पर। तो 100 पर कितनी? क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 1 0 से 1 0, 3 से 9 3 बार, तो 3 के 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को? तो ये हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए। हमारा पेपर था स्टेनो ग्रेड डी, 11/9/2025 को ये पेपर हुआ था। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ऐसे ही नॉन टीचिंग या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी आपको करनी है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी काम की वीडियो आपको मिलेंगी, आपके जो है जो फोकस है DSSB की पेपर 1 की तैयारी से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पीडीएफ्स वगैरह, सारे प्रीवियस ईयर पेपर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो वीडियोस वगैरह हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहती है और भी इससे रिलेटेड, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।